स्वागत है आपका एक बार फिर से 9 PM कहानी चैनल में। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं उसका नाम है आखिरी पत्ता, जिसे लिखा है ओ हेनरी ने। वॉशिंगटन स्क्वायर के पश्चिम में स्थित एक छोटे से इलाके में सड़कें बेतरतीब ढंग से बटी हुई हैं और छोटी छोटी पट्टियों में बटी हुई हैं, जिन्हें स्थान कहा जाता है। ये स्थान अजीबोगरीब कोण और मोड़ बनाते हैं। एक सड़क तो खुद को एक दो बार काटती है। एक कलाकार ने एक बार इस सड़क में एक अनमोल संभावना खोजी। मान लीजिए कि पेंट, कागज और कैनवास के बिल के साथ एक संग्रहकर्ता इस रास्ते से गुजरते हुए अचानक खुद को वापस आते हुए पाए, जबकि उसने एक पैसा भी भुगतान नहीं किया हो। तो कला प्रेमी जल्द ही शांत पुरानी ग्रीनविच विलेज में उत्तर दिशा की खिड़कियों, 18वीं सदी की छतों, डच शैली की अटारी और कम किराए वाले मकानों की तलाश में उमड़ पड़े। फिर उन्होंने 6th एवेन्यू से कुछ पीतल के मग और एक दो गर्म करने वाले बर्तन मंगवाए और एक कॉलोनी बन गए। एक छोटी 3 मंजिला ईंट की इमारत के सबसे ऊपरी हिस्से में सू और जॉनसी का स्टूडियो था। जोआना के लिए जॉनसी नाम जाना पहचाना था। एक मेन से थी, दूसरी कैलिफोर्निया से। वे 8वीं स्ट्रीट के डेल्मोनिको रेस्तरां में मिले थे और कला, चिकोरी सलाद और बिशप स्लीव्स के प्रति उनकी पसंद इतनी मिलती जुलती थी कि उन्होंने संयुक्त स्टूडियो शुरू कर दिया। ये मई का महीना था। नवंबर में एक ठंडा अदृश्य अजनबी, जिसे डॉक्टरों ने निमोनिया नाम दिया, बस्ती में मंडरा रहा था। अपनी बर्फीली उंगलियों से इधर उधर लोगों को छू रहा था। पूर्वी तरफ यह विनाशकारी जीव बेखौफ होकर आगे बढ़ रहा था। दर्जनों पीड़ितों को मार रहा था, लेकिन सकरी और काई से ढकी गलियों के भूल भुलैया में उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे। मिस्टर निमोनिया को आप कोई शिष्ट और सभ्य बूढ़ा आदमी नहीं कह सकते थे। कैलिफोर्निया की ठंडी हवाओं से खून पतला हो चुकी एक छोटी सी औरत उस लाल मुट्ठी वाले हांफते हुए बूढ़े आदमी के लिए आसान शिकार तो हो ही नहीं सकती थी। फिर भी उसने जॉनसी पर हमला कर दिया और वह अपने रंगीन लोहे के पलंग पर लगभग बेसुध पड़ी रही। छोटी डच खिड़की के शीशों से बगल वाले ईंट के घर की खाली दीवार को देखती रही। एक सुबह व्यस्त डॉक्टर ने अपनी घनी भूरी भौहों के साथ सू को गलियारे में बुलाया। उसके ठीक होने की संभावना मान लीजिए 10 में से 1 है। उसने अपने क्लिनिकल थर्मामीटर में पारा हिलाते हुए कहा, और वह संभावना यह है कि वह जीना चाहे। इस तरह से लोग अंतिम संस्कार करने वाले का साथ दे रहे हैं। इससे पूरी दवा व्यवस्था बेमानी लगती है। आपकी प्यारी महिला ने मन बना लिया है कि वह ठीक नहीं होगी। क्या उसके मन में कुछ चल रहा है? एक दिन नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी, सू ने कहा। पेंट? बकवास। क्या उसके दिमाग में कुछ ऐसा है जिसके बारे में 2 बार सोचने की ज़रूरत हो, जैसे कोई आदमी? डॉक्टर ने फिर पूछा। एक आदमी? सू ने अपनी आवाज़ में एक कर्कश झंकार के साथ कहा। क्या एक आदमी लायक है? लेकिन नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर यही कमजोरी है, डॉक्टर ने कहा। मैं विज्ञान की तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा, जितना वह मेरे प्रयासों में शामिल हो सकता है। लेकिन जब भी मेरी मरीज अपने अंतिम संस्कार के जुलूस में गाड़ियों की गिनती शुरू करती है, तो मैं दवाओं की उपचार क्षमता को 50% कम कर देता हूँ। अगर आप
उससे नए शीतकालीन फैशन के कोट की आस्तीनों के बारे में एक सवाल पूछवा लें तो मैं आपको उसके ठीक होने की संभावना 10 में से 1 के बजाय 5 में से 1 होने का वादा करता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद सू वर्क रूम में गई और खूब रोई। एक जापानी नैपकिन बुरी तरह से फट गया और वह अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर जॉन्सी के कमरे में घुस गई और रैग टाइम की धुन सीटी बजाती रही। जॉन्सी बिस्तर के नीचे लगभग बिना हिले डुले खिड़की की ओर मुंह करके लेटी हुई थी। सू ने सीटी बजाना बंद कर दिया, यह सोचकर कि वह सो गई है। उसने अपना बोर्ड व्यवस्थित किया और एक पत्रिका की कहानी को चित्रित करने के लिए कलम और स्याही से चित्र बनाना शुरू किया। युवा कलाकारों को कला के क्षेत्र में अपना रास्ता बनाने के लिए उन पत्रिकाओं की कहानियों के लिए चित्र बनाने पड़ते हैं जिन्हें युवा लेखक साहित्य के क्षेत्र में अपना रास्ता बनाने के लिए लिखते हैं। जब सू एक सुरुचिपूर्ण घुड़सवारी पतलून और एक मोनोकल का स्केच बना रही थी जिसमें नायक एक इडाहो चरवाहे का चित्र था, तभी उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी जो कई बार दोहराई गई। वो तुरंत बिस्तर के पास गई। जॉन्सी की आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और गिनती कर रही थी, उल्टी गिनती। 12 उसने कहा, और थोड़ी देर बाद 11, फिर 10 और 9 और फिर 8, 7, लगभग एक साथ। सू ने खिड़की से बाहर चिंता भरी निगाहों से देखा। गिनने लायक क्या था? बस एक खाली उजाड़ आंगन दिखाई दे रहा था और 20 फीट दूर ईंटों के मकान की खाली दीवार। एक पुरानी, बहुत पुरानी आईवी लता जिसकी जड़ें टेढ़ी मेढ़ी होकर सड़ चुकी थीं। ईंट की दीवार पर वह अभी भी आधी चढ़ी हुई थी। पतझड़ की ठंडी हवा ने लता से उसके पत्ते गिरा दिए थे, जिससे उसकी कंकालनुमा शाखाएं लगभग नंगी अवस्था में ढहती ईंटों से चिपकी हुई थीं। क्या बात है प्रिय? सू ने पूछा। 6। जॉन्सी ने लगभग फुसफुसाते हुए 6 गिना। अब ये और तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले ये लगभग 100 थे। उन्हें गिनते गिनते मेरा सिर दर्द करने लगा था, लेकिन अब आसान है। एक और गिर गया। अब सिर्फ 5 बचे हैं। 5 क्या प्रिय? अपनी सुडी को बताओ। पत्तियां लता पर, सू ने कहा। जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो मुझे भी जाना होगा। मुझे यह बात 3 दिन से पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? अरे, मैंने तो ऐसी बकवास कभी सुनी ही नहीं, सू ने बड़े गुस्से से कहा। तुम्हारे ठीक होने से पुरानी बेल की पत्तियों का क्या लेना देना? और तुम तो उस बेल को बहुत पसंद करती थी। शरारती बच्ची, बेवकूफ़ मत बनो। अरे, डॉक्टर ने तो आज सुबह मुझसे कहा कि तुम्हारे जल्दी ठीक होने की संभावना, चलो देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि संभावना 10 में से 1 है। अरे, ये तो लगभग उतनी ही अच्छी संभावना है जितनी न्यूयॉर्क में हमने स्ट्रीट कार में सफ़र करते समय या किसी नई इमारत के पास से गुजरते समय होती है। लो, अब थोड़ा सूप पी लो और सूडी को वापस उसकी ड्राइंग बनाने दो, ताकि वह उससे संपादक को मना सके, अपने बीमार बच्चे के लिए पोर्ट वाइन खरीद सके और अपने लिए सूअर का मांस खरीद सके। अब और शराब लाने की ज़रूरत नहीं है, जॉन्सी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। एक और गिर गई। नहीं, मुझे सूप नहीं चाहिए। अब बस 4 बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी को गिरते देखना चाहती हूँ, फिर मैं भी चली जाऊंगी। जॉन्सी प्यारी, सू ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा। क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम अपनी आंखें बंद रखोगी और खिड़की से बाहर नहीं देखोगी?
मुझे कल तक वो चित्र जमा करने हैं। मुझे रोशनी चाहिए, वरना मैं पर्दा गिरा दूंगी। क्या तुम दूसरे कमरे में चित्र नहीं बना सकती थी? जॉनसी ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं तुम्हारे पास यहीं रहना पसंद करूंगी, सू ने कहा। इसके अलावा मैं नहीं चाहती कि तुम उन बेवकूफ़ी भरे बेलों की ओर देखते रहो। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए मुझे बता देना। जॉनसी ने अपनी आंखें बंद करते हुए और एक गिरी हुई मूर्ति की तरह सफ़ेद और स्थिर लेटते हुए कहा, क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। मैं सोचते सोचते थक गई हूँ। मैं हर चीज़ से अपना हाथ छुड़ाकर नीचे बह जाना चाहती हूँ, ठीक उन बेचारे थके हुए पत्तों की तरह। सोने की कोशिश करो, सू ने कहा। मुझे बेहरमन को फ़ोन करके बूढ़े साधु खनिक के किरदार के लिए तैयार करना है। मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं जाऊंगी। मेरे वापस आने तक हिलने की कोशिश मत करना। बूढ़ा बेहरमन एक चित्रकार था जो उनके ठीक नीचे भूतल पर रहता था। उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो की मूसा की दाढ़ी जैसी थी, जो किसी शैतान के सिर और शरीर से नीचे की ओर लहराती हुई लगती थी। कला के क्षेत्र में बेहरमन असफल था। 40 वर्षों तक उसने ब्रश चलाया, लेकिन अपनी प्रेमिका के वस्त्र के किनारे तक भी नहीं पहुंच पाया। वो हमेशा से एक उत्कृष्ट कृति बनाने की ख्वाहिश रखता था, पर कभी उसे शुरू भी नहीं किया था। कई वर्षों तक उसने कुछ भी नहीं चित्रित किया, सिवाय कभी कभार व्यापार या विज्ञापन के क्षेत्र में कुछ चित्र बनाने के। वो कॉलोनी के उन युवा कलाकारों के लिए मॉडल बनकर थोड़ी बहुत कमाई करता था, जो पेशेवर कलाकार की फीस नहीं दे सकते थे। वह अत्यधिक मात्रा में जिन पीता था और अब भी अपनी आने वाली उत्कृष्ट कृति की बातें करता रहता। बाकी वह एक गुस्सैल बूढ़ा आदमी था, जो किसी में भी कोमलता देखकर घृणा करता और खुद को ऊपर के स्टूडियो में काम करने वाले 2 युवा कलाकारों की रक्षा के लिए विशेष रूप से नियुक्त वफादार कुत्ते की तरह मानता था। सू ने नीचे मंद रोशनी वाले अपने कमरे में बेहरमन को पाया, जिससे जूनिपर बेरी की तेज खुशबू आ रही थी। एक कोने में एक खाली कैनवास इजल पर रखा हुआ था, जो 25 वर्षों से किसी उत्कृष्ट कृति की पहली पंक्ति के लिए वहां प्रतीक्षा कर रहा था। उसने उसे जॉनसी की कल्पना के बारे में बताया और कैसे उसे डर था कि वो सचमुच एक पत्ते की तरह हल्की और नाजुक दुनिया पर अपनी पकड़ कमजोर होते ही बह जाएगी। बूढ़े बेहरमन ने, जिनकी लाल आंखों से स्पष्ट रूप से आंसू बह रहे थे, ऐसी मूर्खतापूर्ण कल्पनाओं के प्रति अपनी घृणा और उपहास को चिल्लाकर व्यक्त किया। वाह, वो चिल्लाया, क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो एक लता के गिरते पत्तों के कारण मर जाते हैं? मैंने तो कभी ऐसी बात सुनी ही नहीं। नहीं, मैं तुम्हारे इस मूर्ख के लिए आदर्श नहीं बनूंगा। तुम इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें उसके दिमाग में क्यों आने देती हो? उफ, बेचारी नन्ही मिस यॉन्सी, वो बहुत बीमार और कमज़ोर है, सू ने कहा, और बुखार ने उसके दिमाग को अस्वस्थ और अजीबोगरीब कल्पनाओं से भर दिया है। ठीक है श्रीमान बेहरमन, अगर आप मेरे लिए पोज नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक भयानक बूढ़े सन की हैं। तुम बिल्कुल औरत जैसी हो, बेहरमन चिल्लाया। किसने कहा कि मैं नहीं बोलूँगा? बोलो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। आधे घंटे से मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, यह कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मिस यॉन्सी जैसी खूबसूरत महिला बीमार पड़ी रहे। किसी दिन मैं एक उत्कृष्ट कृति बनाऊंगा और हम सब चले जाएंगे। हे भगवान। हाँ। जब वे ऊपर गए तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़की के पर्दे को चौखट तक खींच दिया और बेहरमन को दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया।
वहाँ उन्होंने डरते हुए खिड़की से बाहर आई हुई लता को देखा और फिर वे एक पल के लिए बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। लगातार ठंडी बारिश हो रही थी जिसमें बर्फ भी मिली हुई थी। बेहरमन अपनी पुरानी नीली कमीज पहने एक पत्थर के लिए उल्टे रखे केतली पर एकांतवासी खनिक की तरह बैठ गया। अगली सुबह जब सू 1 घंटे की नींद से जागी तो उसने देखा कि जॉन्सी सुस्त चौड़ी खुली आंखों से खींचे हुए हरे पर्दे को घूर रही थी। इसे ऊपर खींचो, मैं देखना चाहती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए आदेश दिया। थकी हुई सू ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन देखो, पूरी रात चली मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बावजूद ईंट की दीवार पर एक लता का पत्ता अभी भी टिका हुआ था। ये लता का आखिरी पत्ता था, तने के पास अभी भी गहरे हरे रंग का, जिसके दांतेदार किनारे गलने और सड़ने के लिए पीले रंग से रंगे हुए थे। वो लगभग 20 फीट ऊपर शाखा से साहसपूर्व लटका हुआ था। ये आखिरी है, जॉन्सी ने कहा। मुझे लगा था कि यह रात में ज़रूर गिर जाएगा। मैंने हवा की आवाज़ सुनी थी। ये आज गिरेगा और मैं उसी से मैं मर जाऊंगी। अरे बाप रे, सू ने अपना थका हुआ चेहरा तकिए पर टिकाते हुए कहा। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगी तो मेरे बारे में भी सोचो, मैं क्या करूंगी। लेकिन जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। दुनिया में सबसे अकेलापन उस आत्मा में होता है जो अपनी रहस्यमय दूर की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही होती है। जैसे जैसे दोस्ती और धरती से जुड़े उसके बंधन टूटते गए, ये कल्पना उस पर और प्रबल होती गई। दिन ढलता गया और दुतलके में भी वे दीवार के सहारे तने से चिपकी हुई अकेली आईवी की पत्ती को देख सकते थे। फिर रात होते ही उत्तरी हवा फिर से चलने लगी, जबकि बारिश खिड़कियों पर लगातार पड़ रही थी और नीची डच छतों से टपक रही थी। जब पर्याप्त उजाला हो गया तो निर्दयी जॉन्सी ने पर्दा उठाने का आदेश दिया। आईवी का पत्ता अभी भी वहीं था। जॉन्सी काफ़ी देर तक उसे देखती रही। फिर इसने सू को बुलाया, जो गैस स्टोव पर चिकन का शोरबा चला रही थी। मैं बहुत बुरी लड़की रही हूँ सूडी, जॉन्सी ने कहा। किसी चीज़ ने उस आखिरी पत्ते को वहीं रहने दिया है ताकि मुझे मेरी दुष्टता का एहसास दिला सके। मरने की इच्छा करना पाप है। अब मेरे लिए थोड़ा सा सूप और थोड़ा सा पोर्ट वाइन मिला हुआ दूध ले आओ। और नहीं, पहले मेरे लिए एक छोटा सा दर्पण ले आओ। फिर मेरे चारों ओर कुछ तकिए लगा दो और मैं बैठकर तुम्हें खाना बनाते हुए देखूंगी। 1 घंटे बाद उसने कहा, सूडी, मुझे उम्मीद है एक दिन मैं नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाऊंगी। डॉक्टर दोपहर में आए और उनके जाने के बाद सू को गलियारे में जाने का बहाना मिल गया। डॉक्टर ने सू का पतला कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, संभावना बराबर है। अच्छी देखभाल से तुम जीत जाओगी। और अब मुझे नीचे एक और मरीज देखना है। उसका नाम बेहरमन है। मुझे लगता है कि वो एक कलाकार है। उसे भी निमोनिया हो गया है। वो एक बूढ़ा और कमज़ोर आदमी है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन उसे आज अस्पताल ले जाया जा रहा है ताकि उसे आराम मिल सके। अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, वो खतरे से बाहर है। तुम जीत गई। अब पोषण और देखभाल की ज़रूरत है, बस इतना ही। और उस दोपहर सू उस बिस्तर पर आई जहां जॉन्सी लेटी हुई थी। संतुष्टिपूर्वक उसने एक बहुत ही नीले रंग का और एक बहुत ही बेकार ऊनी कंधे का स्कार्फ बुना हुआ था और उसने तकियों समेत उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है सफ़ेद चूहे, उसने जॉन्सी से कहा। श्री बेहरमन का आज अस्पताल में निमोनिया से निधन हो गया। वे केवल 2 दिन से बीमार थे। पहले दिन सुबह चौकीदार ने उन्हें नीचे
उनके कमरे में दर्द से बेहाल पाया। उनके जूते और कपड़े पूरी तरह भीगे हुए और बर्फीले ठंडे थे। वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि इतनी भयानक रात में वे कहाँ रहे होंगे। फिर उन्हें एक जलती हुई लालटेन, एक सीढ़ी जो अपनी जगह से घसीटी गई थी, कुछ बिखरे हुए ब्रश, हरे और पीले रंगों से भरा एक पैलेट मिला। और खिड़की से बाहर देखो प्यारे, दीवार पर आखिरी आईवी के पत्ते को। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि हवा चलने पर भी यह क्यों नहीं फड़फड़ाता या हिलता? ओ प्यारे, यह बेहरमन की उत्कृष्ट कृति है। उन्होंने इसे उसी रात वहाँ चित्रित किया था जिस रात आखिरी पत्ता गिरा था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको और कौन सी कहानियाँ सुननी है। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि उसे ज़रूर लेकर आएँ। धन्यवाद।